हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। एज ह्यूमन बींग्स वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स सिंस द टाइम वी वर यंग. We begin to explore things and asking questions. For humans, exploring can mean discovering new things in nature, learning about different places, or even exploring the mysteries of sciences. As we enter the middle age, we continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. मतलब कि as human being हमने बहुत सारी चीज़ें देखी अपने आसपास और हम हमेशा क्यूरियस रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स को लेके. जब से हम यंग हैं तब से हमने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करी और हमने उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछना भी शुरू करे. ह्यूमंस के लिए एक्सप्लोर करने का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि नई नई चीज़ नेचर में एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में लर्न करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो साइंस की मिस्ट्रीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करना. जैसे ही हम अपनी मिडिल स्टेज पे पहुंचते हैं हम फैसिनेट करना कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी को. जो भी हम जर्नी करते हैं उसको बड़ा फैसिनेट करते थे हम, और एक्सप्लोर करना, अंडरस्टैंड करना ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जहाँ पे हम जी रहे हैं, हम ये करना शुरू कर देते हैं अपनी मिडिल एज में. इंट्रोडक्शन टू साइंस. साइंस इज़ मोर देन जस्ट अ सब्जेक्ट. इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स. Through science, we ask questions, make observations, and do experiment to find answers. Science is a grand adventure, a continuous journey where we explore how things works and uncover the secret of nature. इसका क्या मतलब है कि साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट से बहुत कुछ बढ़कर है. कैसे कि ये हमें स्टडी करवाता है क्या हमारे नेचुरल वर्ल्ड की जहाँ पर हम एक्चुअली रहते हैं और ये कैसे काम करता है उसकी स्टडी है. साइंस के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं उस पर, और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि उन क्वेश्चन के हम आंसर्स दे पाएँ. साइंस जो है वो एक हम बोल सकते हैं एडवेंचर है, हम बोल सकते हैं एक कॉन्टीन्यूअस जर्नी है जिसमें हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे वर्क कर कैसे रही हैं और जो सीक्रेट्स हैं हमारे नेचर के उनको अनकवर कर सके. इट्स लाइक सॉल्विंग अ बिग मिस्ट्री वेयर ईच डिस्कवरी लीड्स टू इवन मोर एक्साइटिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स. And for this, the most important ingredient is curiosity. It helps us to understand the things. क्या मतलब है इसका कि ये एक बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने जैसा है. जैसे कि जहाँ पर हमने कोई भी डिस्कवरी करी वो उतने ही ज़्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चंस के साथ उभर के आती है. कोई भी एक डिस्कवरी करी, उसके अलावा कोई और डिस्कवरी करोगे तो आप देखोगे कि और ज़्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस इस वर्ल्ड के बारे में बढ़ते ही जा रहे हैं, कम तो क्या ही होंगे. और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपके अंदर होना चाहिए वो किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी. कि आप में बोल सकते हैं ना, आप में मज़ा है बस, कि आप उसको मज़े से फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस क्वेश्चन को, उस आंसर को बस फाइंड करना है कैसे भी. और यही आपको क्या हेल्प करता है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में क्या हो, हेल्प कर पाए खुद को. From the smallest particle of the world to the vastness of the universe, there is always something new and exciting to discover. From the smallest grain of sand to the largest mountain, from a leaf of grass to a vast forest, science helps us to understand the mysteries of our world. Have you ever looked up in the night sky and wondered why the stars shine, or why do apples fall from trees? These are just a few of many mysteries that science helps us unreveal. क्या मतलब है इसका? छोटे से छोटे पार्टिकल के जो वर्ल्ड में है उससे लेके बड़े से बड़ा कोई भी चीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स में है, हमेशा कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रहता है डिस्कवर करने के लिए. जैसे छोटे से छोटे ग्रेन का दाना हो गया या बड़े से बड़ा माउंटेन हो गया. जैसे कि लीफ हो गई, एक हम बोल सकते हैं लीफ ग्रास पे गिरी हुई, या फिर ग्रास को भी बोल सकते हैं हम, से एक लंबे से बड़ा फॉरेस्ट हम बोल सकते हैं. ये हमको क्या करता है, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. क्या जो भी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं उसको सॉल्व करने में. कभी तुमने क्या किया है, ऊपर मुंह करके ऐसे आसमान में देखा है? आपको कभी ये अचंभा नहीं हुआ जान के कि जो ये स्टार्स हैं, या कभी एकदम आप एक्साइटेड नहीं हुए ये जान के कि ये स्टार्स शाइन कैसे कर रहे हैं? कभी क्वेश्चन नहीं आया मन में, ये जो एप्पल है ये आखिर गिरा कैसे पेड़ से? कभी सोचा नहीं बैठ के? ये कुछ
कुछ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जो साइंस ने रिवील करी, बोल सकते अनरिवील करी, पहले से अवेलेबल तो थी बट अनरिवील कर दी, ठीक है। साइंस इज एवरीवेयर। One of the most wonderful things about the world of science is that it is found everywhere, from the depth of the ocean to vastness of outer space. From the moment we wake up to the time we go to bed, science is working in the background. Whether we are using technology, understanding how our bodies work, or learning about nature, science helps to explain the world and improve our lives. And some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. New discoveries often charge our understanding of the world, and the best part is that every discovery leads to more questions. क्या मतलब है इसका? तो सबसे अच्छी चीज़ बोल सकते हैं जो वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में ये है कि साइंस जो है वो हर जगह मिल जाएगी आपको। ओशन के डेप्थ से लेकर आउटर स्पेस की वास्टनेस, मतलब जहाँ पर आउटर स्पेस ख़त्म भी नहीं होता वहाँ तक आपको साइंस मिल जाती है। एक मोमेंट जब हम उठते हैं और जब हम सोने जाते हैं, यहाँ पर भी साइंस काम कर रही होती है। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हमारे नेचर के बारे में हमें जानना कि नेचर कैसे काम करता है। साइंस एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड को और हमारे जीने का तरीक़ों को भी इम्प्रूव करता है। और मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से ही हमको मिली है। न्यू डिस्कवरीज जो है वो हम बोल सकते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेंज करता है, हमारे वर्ल्ड कैसा काम कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा चेंज करता है कि ये यार हमें तो अब तक लगता था कि ये ऐसे काम करता है, बट कुछ ऐसी डिस्कवरीज हमको देखने को मिल जाती है जो हमें सोचने में मजबूर कर देती है कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे काम करती थी। और जो बेस्ट पार्ट है डिस्कवरी का वो ये है कि वो और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोड्यूस करता है उस चीज़ को लेके, या बोल सकते हैं नेचर को लेके, वर्ल्ड को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। फैक्ट बाइट्स। आवर गैलेक्सी द मिल्की वे इज सो लार्ज दैट इट वुड टेक लाइट ओवर 1 लाख ईयर्स टू ट्रेवल फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इसका कहने का क्या मतलब है, हमारी जो गैलेक्सी है जहाँ पे हमारी अर्थ प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं ये वाला सोलर सिस्टम प्रेजेंट है मिल्की वे, उसको कम से कम 1 लाख, या कम से कम, कि हम तो एकदम परफेक्टली बोल सकते हैं कि 1 लाख लाइट ईयर्स लगते हैं एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल करने के लिए। साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एनवायरमेंट्स वी सी अराउंड अस। इन द माउंटेन्स साइंस एक्सप्लेन्स हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाई दे हैव सच यूनिक क्लाइमेट्स एंड प्लांट्स। In the desert, it helps us to learn how animals and plants survive with little water and extreme heat. क्या मतलब है, साइंस हमें हेल्प करता है अलग अलग एनवायरनमेंट देखने के लिए हमारे आसपास। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, साइंस एक्सप्लेन करती है कि वो कैसे बने हैं और कैसे जो है हमें अलग अलग क्लाइमेट्स या अलग अलग प्लांट्स देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में ये हेल्प करता है हमको ये जानने के लिए कि जो एनिमल्स है और प्लांट है वो इतने कम वाटर और इतनी ज़्यादा हीट के बावजूद भी ये सर्वाइव कैसे कर लेते हैं। On the coast, science studies the tides, waves and coastal ecosystems. In the ocean, it explores the creatures that live underwater and in the galaxy. Science looks at stars, planets and space to understand how everything works together in the universe. Science is the key to understand all these places and more. क्या मतलब है इसके कहने का कि जब हम कोस्ट की तरफ देखते हैं तो साइंस हमें टाइड्स के बारे में पढ़ाता है। टाइड्स का मतलब होता है लहरें, वेव्स के बारे में बताता है और कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में बताता है। ओशन में हमें अलग अलग तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। और गैलेक्सी में हम देख सकते हैं कि जो साइंस है हमको क्या दिखाता है, स्टार्स वगैरह दिखाता है, प्लैनेट्स दिखाता है, स्पेस दिखाता है और हमको बताता है कि यूनिवर्स साथ में कैसे काम करता है। साइंस जो है वो एक की है इन सारी चीज़ों को समझने का और भी कई चीज़ों को समझने के लिए। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। The world of science is rich with fascinating biological processes that explain how life develops and evolves. This is an amazing variety of life on the earth. It includes plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on the planet. The world of science is rich with fascinating biological processes that explain how life develops and evolves. इसका क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड ऑफ साइंस है ये रिच है, रिच मतलब बोल सकते हैं बहुत सारी इसमें फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और अब बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन करती है कि लाइफ कैसे डेवलप होती है, कैसे हम इवॉल्व होते हैं, लाइफ इवॉल्व होती है।
There is an amazing variety of life on the earth. It includes plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. You might have seen a seed growing into a plant, a caterpillar transforming into a beautiful butterfly, and many more such observations. Have you ever wondered how plants and animals grow? क्या मतलब है कि एक अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, जो मैनेज करते हैं कि वो सर्वाइव करें, अच्छे से जिए किसी भी अलग अलग रीजन में इस प्लैनेट के। आपने देखा होगा कि जो सीड है वो ग्रो करता है प्लांट को, ठीक है। जो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई में बदल जाता है, एक सुंदर सी बटरफ्लाई में बदल जाता है। और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है। कभी आपने सोच के देखा है कि कोई भी आप तो प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, ये एट द एंड ऑफ द डे ग्रो करते कैसे हैं? Seed germination is the process by which a seed develops into new plants. It begins when a seed absorbs water, causing it to swell and breaks open. The embryo inside the seed begins to grow, seedling out roots to anchor the plant and shoot reach towards sunlight. This process is initial for plant life and sustain ecosystem. Let us understand this process with the help of an activity. क्या कहना चाह रहा है? जो सीड जर्मिनेशन है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे जो सीड डेवलप होता है वो नए प्लांट में डेवलप होता है। ये बिगन होता है जब सीड जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और उसको अपने अंदर स्वेल करके रखता है और उसके बाद उसको तोड़ देता है। वहाँ से जो एम्ब्रो है वो सीड के अंदर ही ग्रो होता है। और जो हम बोल सकते हैं सीडिंग का क्या मतलब होता है, जब आपने पानी डालते हो आप रूट्स में धीरे धीरे तो 2 पत्ते हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर थोड़ी आसान भाषा में बोले तो उसका एक बिल्कुल छोटा सा वर्जन मतलब बोल सकते हैं हम कि नया पौधा उगना शुरू हुआ है। सीडिंग को तुम ये बोल सकते हो। तो सीडिंग आर रूट्स टू एंकर द प्लांट एंड शूट रीच टुवर्ड्स सनलाइट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इनिशियल होता है प्लांट लाइफ के लिए और हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए। अब हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि जो प्लांट है वो उगता कैसे है। एक्टिविटी 1, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब हम क्या समझेंगे? प्रोसेस किसका? सीड जर्मिनेशन का। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, बीन सीड्स, सॉइल, वाटर, कंटेनर, ये सब हमको मटेरियल्स चाहिए होंगे। प्रोसीजर, soak some bean seeds in water for a day. Now sow these seeds in container containing soil. Pour some water and kept in a warm place. क्या मतलब है? आपको कुछ बीन सीड्स जो हैं उसको पानी में डाल के रखना है 1 दिन के लिए। अब उन सीड्स को ऐसे कंटेनर में रखना है जिसमें सॉइल हो और उसमें आपको पानी डालना है और उसको एक गर्म जगह पे रखना है। ऑब्जर्वेशन, इन अ फ्यू डेज द सीड्स विल जर्मिनेट। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो चुके हैं। इनफेरेंस, सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस इन सीड, और सीड में जो है जर्मिनेशन हो चुकी है। एनिमल्स ग्रो थ्रू अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन दे आर बोर्न और हैच्ड. They begin life as tiny embryo or young animals. As they grow, their body get bigger and more complex. क्या मतलब है? एनिमल्स में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिससे जो हम या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी एनिमल वो हैच होता है या बोल सकते हैं बोर्न हो सकता है। हम बहुत छोटे एम्ब्रियो के या बोल सकते हैं अपना ही छोटा वर्जन यंग एनिमल होके भी हम शुरुआत करते हैं अपने जीवन की। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी बॉडी भी बड़ी होती जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। This happens because their cell divides and develop into different types of tissues and organs such as muscles, bones and skins. Animals also grow through different stages of growth like infancy, childhood and adulthood depending on the species. क्या मतलब बोल रहे हैं कि ये होता है क्यों? क्योंकि जो सेल है वो डिवाइड होते हैं और अलग अलग तरीके से वो हम बोल सकते हैं ग्रो होते हैं। जैसे कि टिश्यू हो गए, ऑर्गन हो गए, अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं। एज अ मसल भी उनकी ग्रो होती है, बोन्स भी ग्रो होती है, स्किन भी ग्रो होती है। और जो एनिमल है वो अलग अलग स्टेजेस में भी ग्रो होते हैं। जैसे कि उनका चाइल्डहुड हो गया, उनका हम बोल सकते हैं जो उनकी टीनेज आती है, बोल सकते हैं एडल्टहुड आती है। डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम टीनेज, चाइल्डहुड और एडल्टहुड की बात करें तो हम मोस्ट प्रोबेबली हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं वहाँ पर। Food and water. Just like plants needs nutrients to grow strong and healthy, our bodies need the right food to grow and develop properly. मतलब कि जैसे कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए अच्छे से ग्रो होने के लिए, हेल्दी होने के लिए, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, हमारी बॉडी के लिए भी एक अच्छा खाना बोल सकते हैं, एक सही फूड
हमको चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए खुद को। फूड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि जो फूड है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ में और हमारी डेवलपमेंट में। अ हेल्दी डाइट प्रोवाइड्स आवर बॉडी विद द नेसेसरी building blocks to grow strong bonds, muscles and tissues. Food is an essential part of our life, and in a diverse country like India, food is not just about nourishment, it is also a part of culture, tradition and community. The way food is made involves a fascinating process that combines nature, science and human effort. Across the country, we have different cuisines with their many tasty dishes. अब इसके कहने का क्या मतलब है, हेल्दी डाइट क्या प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, कि मतलब हमारी बॉडी में ऐसा क्या होना चाहिए, हमारे फूड में ऐसा क्या होना चाहिए, बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। क्यों? ताकि हमारी जो बोन्स है उसको ग्रो करे, उसको स्ट्रांगली ग्रो करे। मेन तो वो है, ग्रो तो वो होंगी लेकिन स्ट्रांगली ग्रो करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर होना चाहिए आपके किसमें, डाइट में हम बोल सकते हैं, जिससे हमारी मसल्स भी अच्छी रहें, स्ट्रांग रहें, टिश्यूज़ भी अच्छे रहें और एकदम स्ट्रांग रहें। तो फूड है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। और हमारी इतनी बड़ी, इतनी डाइवर्स कंट्री हम बोल सकते हैं। डाइवर्स कंट्री कहने का क्या मतलब है, जहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ अलग ही मिलता है। हम ऐसा बोल सकते हैं हर जगह डाइवर्सिटी है, कुछ ना कुछ नयापन है। ठीक है, तो फूड सिर्फ एक नरिशमेंट नहीं रह गया वहाँ पे, हम बोल सकते हैं कि वो एक कल्चर का भी पार्ट बन गया, कि हर कल्चर में हर अलग तरीके से खाना, हर ट्रेडिशन में, हर कम्युनिटी में अलग तरह का खाना हमें देखने को मिल जाता है। और जिस तरह फूड बनता है वो एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं, जो नेचर भी जिसमें कंबाइन रहता है, साइंस कंबाइन रहती है और हमारा ह्यूमन एफर्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्यूजीन्स होते हैं। क्यूजीन्स का क्या मतलब हुआ, कि जहाँ पर उनके तरह का अलग अलग तरह का खाना हो, तो हर कंट्री का अपना अलग अलग क्यूजीन होता है, जिसमें अलग अलग टेस्टी डिशेज हमें देखने को मिलती है। Along with food, water is also essential for life. It helps us to maintain a stable body temperature through sweating and evaporation. It is the medium in which many of our cellular activities take place. Water aids in breakdown of food and absorption of nutrients in the digestive system. It is an incredibly versatile substance that can exist in three forms, namely liquid, solid and gas. From the ice cubes in your drink to steam rising from a hot cup of coffee, water states are an integral part of our daily lives. This versatility makes water essential for various natural processes. क्या मतलब है कि फूड के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। ये मेंटेन करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, कैसे, इवेपोरेशन से और जो हमें पसीना आता रहता है स्वेटिंग से। और ये एक मीडियम है कि हम जो रोज़ एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, हमारी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, वो इसी की वजह से होती है। जो वाटर है वो ब्रेक डाउन होता है खाने से और हमारे न्यूट्रिएंट्स में एब्जॉर्ब होता है, बोल सकते हैं। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये उसमें भी हेल्प करता है। और ये हम बोल सकते हैं ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है कि ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस में। जैसे कि आइस क्यूब हो गया, और हम पानी वगैरह पीते हैं, हमें स्टीम निकलती हुई दिखती है जब हम किसी चीज़ को उबाल देते हैं। ठीक है, तो वाटर की जो स्टेट है, तीनों स्टेट हमारे डे टू डे लाइफ में अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करती है। और ये जो वर्सेटैलिटी हम बोल सकते हैं, ये अलग अलग नेचुरल प्रोसेस को भी अंजाम देती है। मटेरियल्स अराउंड अस, एवरी डे वी यूज मैनी थिंग्स विदाउट गिविंग मच थॉट टू व्हाट दे आर मेड ऑफ। From the paper we write on, the metal ring, the plastic toy and the rubber eraser, clothes we wear and the cup we drink milk from, everything around us is made up of different materials। मतलब कि हमारे आसपास हम देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग तरीके तो छोड़ो, अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। ये मेन चीज़ है। जैसे कि पेपर पे हम लिखते हैं, जो हमारी मेटल की रिंग है, या फिर कोई भी प्लास्टिक टॉय हो गया, रबड़ हो गया, इरेजर हो गया, क्लोथ्स जो हमने पहने होते हैं, जिस कप से हम पी रहे हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं हम बोल सकते हैं, और भी काफ़ी अलग अलग मटेरियल्स के होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ें जो हमारे आसपास है वो सेम मटेरियल से नहीं बनी हो सकती, वो अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग बोल सकते हैं महत्व है। Materials can be grouped based on their properties as hardness or softness, solubility, transparency, state, condition, flotation, luster, combustibility, attraction to magnet। क्या मतलब है
कि जो मटेरियल्स है उसको हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस में ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि उसकी हार्डनेस को देख के या उसकी सॉफ्टनेस को देख के, सॉल्युबिलिटी को देख के, ट्रांसपेरेंसी की वो आर पार कितना दिखा पा रहा है हमको, उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कंडक्शन, हीट की कंडक्शन मतलब हीट को कंडक्ट करा पा रहा है नहीं करा पा रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पा रहा है नहीं करवा पा रहा है, फ्लोटेशन तैर पा रहा है नहीं तैर पा रहा है, लस्टर की उसमें चमक है नहीं है, कंबेस्टिबिलिटी मतलब जल पा रहा है नहीं जल पा रहा है, और अट्रैक्शन टू मैग्नेट, मैग्नेट से अट्रैक्ट कर पा रहा है या रेपल कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसी अलग अलग चीज़ें। फैक्ट बाइट्स। Concrete is the most commonly used man-made material in the world. It is so popular that over 3 billion cubic meter of concrete is produced each year. मतलब कि जो कंक्रीट है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है और वो मैन मेड मिक्सचर है, हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉमनली, ठीक है। और ये इतना पॉपुलर है कि ओवर 3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट जो है वो ईच ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। सोच के देखो एक बार। Activity 2. Aim to observe floating and sinking properties of different materials. मतलब कि इसमें हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो अलग अलग मटेरियल्स है वो किस तरह फ्लोट होते हैं या फिर किस तरह उनकी सिंकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: वुड पीस, स्पून ऑफ स्टील, आयरन नेल, पेंसिल, स्पॉन्ज, कॉइन, ऑयल, वैक्स, की। प्रोसीजर: Take a beaker and fill it 2/3 with water, one by one. Drop each material in the big beaker. मतलब कि बीकर लो, उसको 2/3 फिल करो पानी से और एक एक करके उसमें जो मटेरियल है उसको ड्रॉप करो उस बीकर में। ऑब्जर्वेशन: ऑब्जर्व वेदर द पीस ऑफ मटेरियल फ्लोट्स और सिंक। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि जो भी आपने मटेरियल उस पानी में डाला है वो फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है, और उस हिसाब से आपको इस टेबल को जो नीचे आपके गिवन है उसको फिल आउट करना है। Looking beyond Earth. As we continue to explore the world around us, we may find ourselves asking an endless number of questions about everything we see and experience on the Earth. But why are they limited to the Earth alone? We can ask questions to things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shines in the sky. क्या मतलब है इसका कि अगर हम आगे कंटिन्यू करें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना तो हमें अलग अलग एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हम देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं हमारे अर्थ पे। पर हम अर्थ तक ही क्यों लिमिटेड रहे? हमारे क्वेश्चन तो उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, जैसे सन पे जा सकते हैं, मून पे जा सकते हैं, या मिलियंस ऑफ स्टार जो हम ऊपर देखते हैं तो शाइन करते हैं उस पर भी जा सकते हैं। फ्रॉम द मैजेस्टिक स्टार्स एंड गैलेक्सीज टू द मिस्टीरियस प्लैनेट्स एंड मून्स, देयर सो मच टू एक्सप्लोर एंड डिस्कवर। फॉर सेंचुरीज humans have been fascinated by the night sky and the mysteries that lie beyond our planet. क्या मतलब है इसका कि मैजेस्टिक स्टार्स और गैलेक्सी से लेकर मिस्टीरियस प्लैनेट्स और मून्स तक बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक्सप्लोर या फिर हम बोल सकते हैं डिस्कवर करने के लिए हम सेंचुरीज से देखते आ रहे हैं। जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग रहे हैं नाइट को लेके या बोल सकते हैं नाइट स्काई को लेके, और मिस्ट्रीज को सॉल्व भी किया है हमने जो हमारे प्लैनेट के बियॉन्ड लाई करती है। Scientific method. Learning about the world around us is a fascinating journey, and whatever you are studying, something as simple as the structure of a leaf, exploring how things move, or even separating the skin of a peanut seed, the process of discovery never stops. क्या मतलब है कहने का कि हमने वर्ल्ड से अलग अलग चीज़ें सीखी है, हमारे आसपास जो भी फैसिनेटिंग हमने जर्नी हमने देखी है उससे अलग अलग चीज़ें सीखी है। चाहे वो सीखना क्या हुआ कि हमने जो लीफ का सिंपल स्ट्रक्चर है वो सीखा हो, या फिर हमने अलग अलग चीज़ें जैसे किसी भी चीज़ का मूव करना हो गया, पीनट सीड की स्किन को सेपरेट करना हो गया, जो प्रोसेस है डिस्कवरी का वो कभी नहीं रुकता। द साइंटिफिक मेथड इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आंसर्स क्वेश्चंस थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एविडेंस। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो और क्वेश्चंस का आंसर करते हो। कैसे? ऑब्जर्वेट करके किसी चीज़ को, किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके, या किसी चीज़ का आपके पास एविडेंस हो उसको देख के। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन। नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल। मतलब कि कैसे हम स्टेप्स देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करो अपने आसपास, या फिर अनयूजुअल मतलब कि जो रोज़ रोज़मर्रा में आपके नहीं हो रहा उसको नोटिस करो
कि कुछ आज ये अलग कैसे हो रही है चीज़, और उसके बारे में सोचने की कोशिश करो। क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व, खुद से क्वेश्चन करो जो भी तुमने ऑब्जर्व किया। हाइपोथेसिस, मेक एन एजुकेटेड गेस टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब कि कहीं उस पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने से पहले खुद उसके बारे में सोच के देखो, अपनी हाइपोथेसिस बनाओ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि तुमने उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे सोचा, कोई भी चीज़ हिली तो तुमने उसमें अपना क्या दिमाग लगाया, क्या हाइपोथेसिस लिखी कि ये कोई पर्टिकुलर चीज़ हुई है, एट द एंड तुमने अपना क्या दिमाग लगाया उसमें। एक्सपेरिमेंट, टेस्ट योर हाइपोथेसिस विद अ फेयर टेस्ट। अब क्या करो, जो आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को सोचा कि ये इसलिए हुई है, उसको टेस्ट भी तो करो फिर ढंग से। एनालिसिस, लुक एट योर रिजल्ट एंड सी इफ इट सपोर्ट्स योर हाइपोथेसिस, फिर अपने रिजल्ट पे देखो कि क्या वो पर्टिकुलर चीज़ आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर भी रही है। कंक्लूजन, ड्रॉ अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन योर रिजल्ट, कंक्लूजन बनाओ अपने रिजल्ट पे बेस्ड, ठीक है। Even though you may not realize it, you have already been finding answer to many of your questions. Suppose your pen stops writing, what would you do? You would ask yourself the question, why did my pen stop writing? You might guess that the ink was finished. क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर आप रियलाइज करो या ना करो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करी है, ठीक है। जैसे कि आपका मान लो पेन चलते चलते रुक जाए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, मतलब आपको क्या सोचना चाहिए वैसे तो, कि आपका जो पेन है वो क्यों काम करना बंद हो गया, क्यों चलना बंद हो गया। तो आप शायद गैस करो कि जो मेरी इंक है वो शायद ख़त्म हो गई। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now what would you do? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if this is correct or not, you will try something else. ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कहना चाह रहा है कि अब आप क्या करोगे, अपने पेन को खोलोगे और देखोगे उसकी जो रिफिल है कि क्या वो भरी हुई है नहीं। अगर वो नहीं भरी हुई तो तुमने जो ऊपर गैस किया वो तो बिल्कुल सही था, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम एक और गैस बनाओगे, गैस करोगे। तो आप क्या गैस कर सकते हो कि शायद जो इंक है वो सूख गई है, ड्राई हो गई है। और अगर आप अब आप इसको टेस्ट करो कि ये सही है या नहीं है, या फिर कुछ और हम बोल सकते हैं कि आपको गैस करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. Think of a bicycle repair person trying to find out why a tire is flat. From where did the air leak out? Or an electrician trying to find why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? मतलब कि आप सोचो बाईसाइकिल रिपेयर करने वाले का जब जो टायर है, मान लो आपको टायर फ्लैट मिला, ठीक है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो एट द एंड लीक कहाँ से कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रीशियन है वो फाइंड आउट कर रहा है कि जो बल्ब है, लाइट बल्ब है, वो ढंग से वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्या उसके स्विच में दिक्कत है या उसके बल्ब में दिक्कत है। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड फिगर आउट हाउ थिंग्स वर्क. Scientists are normal people just like you and me. Anyone who is thinking scientifically is working like scientists. In that sense, we all are scientists because we all use scientific methods. क्या मतलब है इसका कि जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग चीज़ों को ढूंढते हैं, फिर उसको फिगर आउट करते हैं कि वो ऐसी चीज़ हो क्यों रही है। और साइंटिस्ट कोई नहीं है बल्कि हम जैसे ही नॉर्मल लोग हैं जो ऐसे साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों को परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद करते हैं, बोल सकते हैं। तो जो भी इस तरह सोच रहा है वो भी एक साइंटिस्ट ही हुआ। हम इस सेंस में अगर सोचें तो जो साइंटिस्ट हैं वो इसलिए साइंटिस्ट हैं क्योंकि वो साइंटिफिक मेथड पे या साइंटिफिक मेथड्स की तरह सोचते हैं, उसकी तरह काम करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। रीड एट अ ग्लैंस, मतलब कि अब हम थोड़ी समरी देखेंगे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया। एवरीथिंग अराउंड अस इज कनेक्टेड टू साइंस इन सम वे. साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ सिचुएशन, कि जो साइंस है वो एक सिस्टमैटिक, एक बोल सकते हैं प्रॉपर स्टडी है कि उस सिचुएशन में आखिर हुआ क्या। Science is important in many aspects of our lives, including agriculture, construction, and communication. Science is a system used to gain knowledge based on observation, testing, and reasoning. A scientist is a person who conducts research to advance knowledge in the natural science. मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। उसके नीचे जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से परफॉर्म कर लेना, ऊपर कंटेंट के बेसिस के अलावा और कहीं नहीं जाएगी। थैंक यू।